एक समय की बात है, एक गांव में शांति और शालिनी नाम की दो बहनें अपने ताऊ और ताई के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही शालिनी और शांति के माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए दोनों बहनें अपने ताऊ ताई के साथ उनके घर आ जाती है। लेकिन उनकी ताई बिंदु दोनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। शांति बड़ी थी और शालिनी अभी छोटी थी, लेकिन फिर भी बिंदु शालिनी से घर का काम करवाया करती थी। एक दिन शालिनी अपनी बड़ी बहन शांति से बोलती है, दीदी इस तरह से मैं अगर घर के काम करती रहूं तो मैं कभी स्कूल ही नहीं जा पाऊंगी। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन करता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि हम ताई जी की इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। दीदी एक बार आप ताई जी से बात करके देखो, क्या पता वो मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दे, फिर मैं स्कूल जाया करूंगी। एक बार आप कोशिश तो करके देखो। शालिनी मेरी प्यारी बहन, जो तुम ये ख्वाब देख रही हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ताई जी तुम्हें कभी भी स्कूल नहीं जाने देंगी, क्योंकि ताई जी ने ताऊ जी के कहने पर हमें अपने घर में रखी है। लेकिन वो हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती है, बल्कि हमें नौकर मानती है। तुम तो जानती हो वो पूरा दिन हमसे नौकरों की तरह काम कराती है। फिर तुम ही बताओ वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी। शालिनी और शांति इस तरह बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर बिंदु आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और शालिनी को जोर से थप्पड़ मार कर कहती है, तुम दोनों मनहूस बहनें यहाँ बैठकर कौन सी खिचड़ी पका रही हो? मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरे लिए जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आ। तूने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है महारानी। ताई जी मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया था। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर शांति अपनी ताई के लिए चाय और नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है। शांति के दिमाग में अपनी बहन शालिनी की बात चल रही होती है, इसीलिए वो बहुत हिम्मत करके अपनी ताई से बोलती है, ताई जी शालिनी पढ़ना चाहती है, उसका पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आप कृपा करके उसका स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप चाहे तो रात दिन मुझसे सारा काम करा लेना, लेकिन मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, बस मेरी बहन का स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शांति की ऐसी बातें सुनकर बिंदु आग बबूला हो जाती है और वो गरम गरम चाय शांति के ऊपर फेंक देती है और जोर से शांति को थप्पड़ मार कर बोलती है, तेरी बहन को पढ़ लिख कर आखिरकार बनना क्या है? कलेक्टर तो वो बन नहीं पाएगी, रहेगी तो तेरी बहन आखिरकार मेरे घर की नौकरानी। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बातें कर दी है, लेकिन आज के बाद दोबारा तूने स्कूल जाने की बात करी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी और अपने घर से तुम दोनों बहनों को धक्के मारकर निकाल दूंगी। फिर रहना तुम दोनों बहनें सड़क के किनारे भीख मांगते हुए। मैंने तो अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है, वही काफी है। वो तो तुम्हारे ताऊ जी की मैंने बात मान ली, वरना मैं तो तुम्हें घर में कभी घुसने भी ना दूं। चल निकल जा यहाँ से, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी शांति रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी दवाई लेकर आती है और अपनी बहन के हाथों पर लगाती है, दीदी मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप ताई जी से भी बात नहीं करती और ना ही ताई जी आपकी पिटाई करती और ना ही वो गरम गरम चाय आपके ऊपर फेंकती। दीदी आप ये क्रीम लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल जाने की बात नहीं करूंगी, अपने दिलो दिमाग से स्कूल का ख्याल ही निकाल दूंगी। जिसके बाद वो दोनों बहनें सो जाती है। सुबह उठने के बाद बिंदु शांति और शालिनी को बुलाती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो नालायकों, आज मेरी बेटी नानी के घर से वापस आ रही है, इसीलिए तुम पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देना। और सुन शांति, 5 तरह के अलग अलग पकवान बना देना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना पसंद है। और तू सुन शालिनी की बच्ची, मेरी बेटी को गार्डन बिल्कुल साफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो शाम के समय गार्डन में अक्सर जाती है, इसीलिए अच्छे से सफाई करना गार्डन की, समझी? अगर तुम दोनों मनहूस बहनों ने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। चलो यहाँ से अब अपना काम करो। बेचारी शांति के हाथों में अभी भी चाय के जलने के छाले होते हैं, लेकिन वो फिर भी काम करने में लग जाती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसे ऐसे मजबूरी में घर का सारा काम करना पड़ता है। दर्द और जलन के साथ 5 तरह की वैरायटी का खाना बनाती है। दूसरी तरफ शालिनी पूरे गार्डन की सफाई कर रही होती है। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम करती है। थोड़ी देर बाद बिंदु की बेटी नीलम घर पर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है। तभी खाना खाते समय उसके मुंह में बाल आ जाता है और वो अपनी माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी बिंदु शालिनी और शांति को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, चूरी नालायक, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है क्या? तू खाना बना रही थी या अपना हेयर स्टाइल? देख खाने में कितने सारे बाल हैं। तेरी वजह से मेरी बेटी को दिक्कत हुई है,
इसीलिए तू यहाँ से रफा दफा हो जा। माँ, आपने कैसी नौकरानी रखी है? ना तो इनका कोई स्टैंडर्ड है और ना ही इनका कोई नाम। एक अच्छी सी शेफ रखो जो अच्छा अच्छा खाना बनाए। पता नहीं आप कहाँ से रोज छाप खाना बनाने वाली उठा लाई। पता नहीं कैसा खाना बनाया है। एक तो ऊपर से इतनी सारे मेड और बाल भी। चलो निकलो यहाँ से तुम दोनों की दोनों। ताई जी, हमें माफ कर दो। रात के समय हम दोनों कहाँ पर जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें मत निकालो। माँ, ये आपको ताई जी क्यों बोल रही है? ये दोनों कौन है? बेटा, ये दोनों तेरे चाचा की बेटियाँ हैं। इसके माँ बाप मर गए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया। मैंने सोचा मेरे को 2 नौकरानी मिल जाएगी। माँ, अभी के अभी निकालो इनको यहाँ से। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इन दोनों बहनों ने मेरा मिलकर खूब मजाक उड़ाया था। जब मैं इनके घर खेलने जाती थी तो ये दोनों बहनें मुझे अपने खिलौने कभी नहीं दिखाती थी। अभी के अभी निकालो इनको यहाँ से। माँ, नीलम दीदी, बचपन की बातें जाने दीजिए। वो तो बचपन था। अगर आप हमें बाहर निकाल देंगी तो रात के समय हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप दोनों हम दोनों से जितना काम बोलेंगी हम दोनों उतना काम करने के लिए तैयार हैं। हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी ताई और उनकी बेटी के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन उनकी ताई बिंदु और उनकी बेटी नीलम को बिल्कुल भी उनके ऊपर दया नहीं आती। जिसके बाद दोनों माँ बेटी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती है, लेकिन उन दोनों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। दोनों बहनें सड़क के किनारे सो जाती है। सुबह उठते ही शालिनी बोलती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं एक कदम और नहीं चल सकती हूँ। कुछ भी करके आप मेरे लिए खाना लाइए। शालिनी मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करती हूँ। एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। ऐसा बोलकर दोनों बहनें बहुत रोती है। जिसके बाद जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों बहनें अपने लिए जंगल से लकड़ियां काट कर एक झोपड़पट्टी बनाती है। जिसके बाद शांति बड़ी बड़ी कोठियों में जाती है और झाड़ू पोछे का काम मांगती है। शांति को एक कोठी में काम मिल जाता है। शांति कोठी में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। काम करने के बाद उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उनसे वो अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही एक दिन शांति सोचती है, शालिनी पढ़ना चाहती है। अगर मैं और मेहनत करूँ और जो कुछ भी पैसे बचेंगे तो उनसे मैं शालिनी को स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। ऐसा सोचकर शांति अपना एक समय का खाना कम कर देती है और अपनी बहन को 2 समय का खाना देती है। और फिर शांति एक कोठी की जगह 4-5 कोठियों में काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो शालिनी का स्कूल में एडमिशन करा सके। धीरे धीरे करके शालिनी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। जिसके बाद शांति शालिनी के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपने बैग में पैसे लेकर जा रही होती है। तभी कुछ चोर उसका बैग छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। शालिनी और शांति बहुत जोरों जोरों से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। ये देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांति बहुत रोती है और बोलती है, शालिनी मेरी प्यारी बहन, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी सब की सब चोर ले गए। पता नहीं भगवान हमारी गरीबों की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। शालिनी, तुम घर जाओ, मैं कोठियों की मालकिन के पास जाती हूँ। मैं उनसे थोड़े बहुत पैसे उधार मांग कर देखती हूँ, क्या पता वो मुझे दे दे। ऐसा बोलकर शांति काम करने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फुटपाथ पर एक कुत्ता सीवर में पड़ा मिलता है। तभी शांति भाग कर जाती है और उस कुत्ते को सीवर में से निकाल लेती है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। शांति उस कुत्ते को उठाकर नदी के पास ले जाती है और उसे अच्छे से साफ कर देती है। जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी वो कुत्ता एक परी के रूप में बदल जाता है। परी बोलती है, शांति, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने इस कुत्ते को बचाने के लिए कितना प्रयास करा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे सोने चांदी की जादुई लहंगे की नदी के पास। ऐसा बोलकर परी शांति को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लहंगे की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ सोने के लहंगों की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ चांदी के लहंगों की नदी। तभी जादुई सोने के लहंगों की नदी से आवाज आती है, खुशी परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हो। इसका मतलब है तुम इस लड़की को सोने और चांदी के लहंगे देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें ये बात पता है ना, जब तक ये परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी की लहंगों की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हें बहुत सारा सोना, हीरे जेवरात मिलेंगे, और अगर तुम जादुई सोने की लहंगों की नदी की तरफ आओगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी वृद्ध महिलाएं मिलेंगी जिनकी तुम्हें मदद करनी होगी। तो अब तुम बताओ कि तुम जादुई सोने की लहंगों की नदी की तरफ जाओगी या जादुई चांदी की लहंगों की तरफ। मेरे माता पिता मुझे हमेशा सिखाते थे, हमें हमेशा पुण्य कमाना चाहिए।
क्योंकि पुण्य कमाना धन दौलत कमाने से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए मैं जादुई सोने की लहंगों की नदी चुनूंगी और वृद्ध महिलाओं की सेवा करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच कभी नहीं करना चाहूंगी। खुशी परी, ये लड़की पास हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नदी से जादुई सोने का लहंगा देती हूँ। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो, धन दौलत कुछ भी। शांति नदी और परी का धन्यवाद करके जादुई सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। शालिनी को जादुई सोने के लहंगे के बारे में बताती है, जिसके बाद शालिनी जादुई सोने के लहंगे से बहुत बड़ा घर, खाने पीने की चीज, अच्छे अच्छे कपड़े और गाड़ी सब कुछ मांगती है। इतना बोलते ही इसके सामने ये सब कुछ आ जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें शहजादी वाली जिंदगी जीने लगती है और फिर शालिनी स्कूल जाने लगती है। अपनी बहन को स्कूल जाता देख शांति खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है और गांव के गरीब परेशान लोगों की मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक गांव में पायल अपने मामा मामी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले पायल के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पायल के मामा ने उसे अपने घर में रख लिया। पायल के मामा दीपक बहुत अच्छे और नरम स्वभाव के थे। वो हमेशा पायल का ख्याल रखा करते थे, लेकिन पायल की मामी पार्वती उस पर खूब अत्याचार किया करती, क्योंकि पार्वती को पायल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन पायल अपने मामा से कहती है, मामा मेरी इस साल 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इसीलिए मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। आप कॉलेज की फीस जमा करवा दीजिए, जिसके बाद मैं कॉलेज जा सकूंगी। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे कॉलेज की फीस जमा कर दूंगा, फिर तुम परसों से कॉलेज जाना स्टार्ट कर देना। दीपक जब पायल से ऐसा बोल रहा होता है, तभी उसकी ये बात रसोई से पार्वती सुन लेती है और वो गुस्से में बाहर आती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा से बोलना। तुम इस मनहूस की कॉलेज फीस जमा करोगे? पैसे क्या पेड़ पर लगे हुए हैं जो तुम मुझ पर इतना खर्चा करते हो? बहुत हो गया। कितने समय से तुम उसका खाना पीना और कपड़े पहनने का खर्चा उठा रहे हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर तुमने इस नालायक पर खर्चा करने की जरूरत की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले रहना इस मनहूस के साथ। अपने मामा मामी को इस तरह बहस करते हुए देख पायल उनको रोकते हुए बोलती है, मामा मामी आप मेरी वजह से झगड़ा मत करिए। मामी अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप आपस में लड़ना बंद करिए और इस तरह घर छोड़ने की बातें मत करिए। ऐसा कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन पायल के मामा दीपक ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जब इस सब की खबर पार्वती और पायल को लगती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी सारा कसूरवार पार्वती पायल पर लगाती है और बोलती है, नालायक, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जरूर इन्होंने तेरी वजह से टेंशन ली होगी, जिस कारण से ये सब कुछ हुआ। जब से तू इस घर में आई है मनहूसियत छा गई है। मैं तो उनसे कब से बोल रही थी कि इस नालायक को हमारे घर में मत लाओ, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी और हमेशा अपनी चलाई। तेरी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कहकर पार्वती पायल को सुना रही होती है। तभी पायल रोते हुए बोलती है, मामी आप चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है। आप मुझे एक अच्छी सी सिलाई मशीन दिलवा दो, जिससे मैं सिलाई करके घर का खर्चा निकालूंगी। ऐसा कहकर पायल पार्वती को दिलासा देती है। कुछ समय बाद पार्वती और पायल दोनों मिलकर दीपक का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पार्वती पायल को बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसको मारा पीटा करती। तभी एक दिन वो सोचती है, ये सही कह रही है, मुझे इसे सिलाई मशीन दिलवा देनी चाहिए ताकि ये सिलाई करके मुझे रुपया पैसे कमा कर दे सके। लेकिन मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं उन्हीं से इसको सिलाई मशीन दिलवा देती हूँ। ऐसा सोचकर पार्वती पायल को सिलाई मशीन दिलवा देती है और पायल से कहती है, ओए मनहूस, मैं तेरे लिए सिलाई मशीन लेकर आई हूँ। अब अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे लहंगे सिल, और हाँ, अब से घर का काम भी तू ही करेगी। मैंने भी काम पकड़ लिया है, मैं बाहर जाकर काम करूँगी और तू घर पर रहकर सारे काम करेगी, और हाँ, साथ में सिलाई करके पैसे भी कमाएगी। मगर मामी मैं घर का काम कैसे करूँगी, आप ही बताइए। मैं सिलाई करूंगी या घर का काम? थोड़ा बहुत काम आप भी मेरे साथ करवा देना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत काम का बोझ होगा और इस तरह मिलजुल कर काम बांट सकते हैं। पायल की ये बात सुनकर पार्वती उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे तू घर के काम करेगी और कैसे तू सिलाई करेगी। अगर तूने घर के काम नहीं किए तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगी। बेचारी पायल अपनी मामी की बात सुनने के बाद सारे काम करती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता। पायल के माता पिता नहीं थे और सर छुपाने के लिए कोई घर भी नहीं था, इसीलिए उसे अपनी मामी की बात माननी पड़ी। पायल घर के काम के साथ साथ सिलाई भी किया करती। वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे
और गाउन बनाती और उनसे उसे जो भी पैसे मिला करते वो सब अपनी मामी को दे दिया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दिन रात काम करने की वजह से पायल की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी मामी के पास जाती है और बोलती है, मामी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी पूरे शरीर में कमजोरी लग रही है, मेरे से काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है और मुझे सिलाई का बहुत सारा काम है, शादी का समय चल रहा है, मुझे बहुत सारे लहंगे के ऑर्डर मिले हैं, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे दवाई दिलवा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी तो सारे काम जल्दी जल्दी कर लूंगी। मुझे तेरे सारे ड्रामे समझ आ रहे हैं, तू कमाने लगी है इसलिए मुझसे खर्चा कराना चाहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं भी काम करके आ रही हूँ, जल्दी से चाय बना, आज मेरी बहन की बेटी आने वाली है, थोड़ी देर में वो आती होगी, तू जल्दी से चाय बनाकर अपने काम में लग जा और हाँ लहंगे तैयार कर ले। अपनी मामी के ऐसा बोलने पर पायल चुपके से जाती है और अपनी मामी की अलमीरा से कुछ दवाइयाँ लेती है, खा लेती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्वती की बहन शोभा अपनी बेटी तारा को लेकर आती है। पार्वती शोभा और तारा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती, सारी खाने पीने की चीजें मंगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये सब कुछ पायल देखती है तो मन ही मन सोचती है, मेरी दवाई के लिए तो मामी के पास पैसे नहीं थे, अब देखो कैसे खर्चा कर रही है, अगर मेरे लिए 100 रुपए की दवाई मंगा देती तो क्या हो जाता। मायूस होकर पायल चाय लेकर जाती है। तभी तारा अपनी मासी से बोलती है, मौसी मैं तो अब यहीं पर रहूंगी, आपका घर बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और आप मुझे चीजें भी खिलाती हो, मम्मी तो मुझे चीजें भी नहीं खिलाती। देख रही हो ना पार्वती, बच्चे हमारे रिश्तेदारों में कितनी बेइज्जती करते हैं। एक तो मैं इससे कितनी सारी चीजें दिलाती हूँ, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि मैं इसे कुछ नहीं दिलाती। कोई बात नहीं दीदी, आप थोड़े दिनों तक तारा को यहीं पर छोड़कर चली जाओ, तारा को अपने आप पता चल जाएगा कि मासी कितनी अच्छी है। अगले दिन सुबह सुबह शोभा अपनी बेटी तारा को पार्वती के पास छोड़कर चली जाती है। तारा अपनी मौसी के साथ बहुत खुश रहा करती। एक दिन जब पायल घर के काम कर रही होती है तभी तारा सिलाई मशीन के पास चली जाती है और सिलाई मशीन चलाने लगती है। तभी तारा की उंगली फंस जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी भागती हुई पायल आती है और देखती है कि तारा की उंगली से खून बह रहा है, तो वो बहुत डर जाती है और बोलती है, तारा ये तुमने क्या कर लिया? शाम को जब मामी घर पर आएगी और उनको जब पता चलेगा कि तुम्हारी उंगली मशीन में फंस गई थी तो वो मुझे खरी खोटी सुनाएगी। पायल ये सब तारा को बोल रही होती है, लेकिन तारा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पायल तारा की उंगली में पट्टी कर देती है, जिसके बाद तारा को थोड़ा आराम मिलता है और पायल उसको सुला देती है। शाम को जब पार्वती काम से आती है तो वो देखती है तारा के हाथ में चोट लगी है, तो वो पायल को बुलाती है और उससे बोलती है, पायल की बच्ची, मैंने तुझे बोला था ना तारा का ध्यान रख, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई ना। पार्वती पायल को जोरदार थप्पड़ मारती है और शोभा को सब कुछ फोन करके बता देती है। जब शोभा को ये सब पता चलता है तो वो अपनी बेटी को लेने के लिए पार्वती के घर आती है और गुस्से में आकर पायल की डंडे से पिटाई करती है। आंटी आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी क्या गलती है? मैं तो घर के काम कर रही थी, खुद जाकर तारा ने मशीन में उंगली दे दी। मुझसे झूठ बोल रही है ना, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ बता दिया है पार्वती ने कि कैसे तूने पार्वती से बदला लेने के लिए तारा को चोट पहुंचा दिया, क्योंकि पार्वती की कोई संतान तो है नहीं जिसको तू चोट पहुंचा सके, इसीलिए तूने मेरी बेटी को तारा को ही निशाना बनाया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? इंसानियत तो आजकल रही ही नहीं है। मम्मी दीदी ने कुछ भी नहीं किया, वो मैं खुद मशीन चलाने गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मशीन में मेरी उंगली फंस जाएगी। आपने दीदी को क्यों मारा? देखो उनको कितनी ज्यादा चोट लग गई, अब आप उनकी दवाई करवाइए। चुप कर तू, 2 दिन नहीं हुए तुझे इस घर में आए हुए, कैसे दीदी के गुण गा रही है। पता नहीं इसने मेरी बेटी को 2 दिन में क्या क्या सिखा दिया। हे भगवान, पार्वती तू इस कर्मजली के साथ कैसे रह लेती है? मैं होती तो कब के इसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती। शोभा इतना बोलकर अपनी बेटी तारा को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल की पिटाई देखकर पार्वती को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अच्छा हुआ मैंने इसकी पिटाई करवा दी, बहुत बनती थी अपने आप को। पायल को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी वो अपने कमरे में जाती है और अपनी स्वर्गवासी माँ और पिता को याद करती है और रोते हुए उनसे बोलती है, माँ आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आप देख रही हो ना यहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे मामी ने मुझे अपनी बहन से पिटवाया, बल्कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी बहन को मेरे बारे में भड़काया। माँ आप मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं इनका और अत्याचार नहीं सहना चाहती, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ऐसा कहकर पायल बहुत रो रही थी। तभी पायल की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से उनकी आत्मा निकलकर बाहर आती है और पायल से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, तुम वहाँ पर चली जाना, वहाँ पर तुम्हें एक जादुई सोने का और एक जादुई चांदी का गाउन मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें परीक्षा में पास होना होगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो जाती हो तो तुम वो सोने और चांदी के जादुई गाउन लेकर आ सकती हो और फिर उसके बाद तुम सोने और चांदी के गाउन से अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती हो। माँ अगर आप चाहती है कि मैं खुश रहूँ, आप मेरे साथ रहिए, मुझे आपके साथ रहना है और कुछ नहीं चाहिए। बेटा ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है,
कोई भी व्यक्ति मरने के बाद वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वो हमेशा आपको देखता रहता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ ये हुआ, ये मैं देख रही थी। तुमने आज मुझे याद किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, मेरी चलने का समय आ गया है। जैसा मैंने तुम्हें बताया है, तुम उस जगह पर चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी परीक्षा दो। मैं आशा करती हूँ तुम अपनी परीक्षा में सफल होगी। इतना बोलकर पायल की माँ अदृश्य हो जाती है। वहीं पायल अपनी माँ की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। पायल जब उस जगह पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर एक सोने का गाउन और एक चांदी का गाउन रखा है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और बोलती है, पायल तुम्हारे सामने एक जादुई चांदी का गाउन है और दूसरी तरफ जादुई सोने का गाउन है। अगर तुम जादुई सोने का गाउन चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी का गाउन चुनती हो तो तुम स्वस्थ हो जाओगी और साथ में तुम्हें एक बूढ़ी अम्मा की सेवा करनी पड़ेगी। अब तुम बताओ, तुम कौन सा गाउन चुनती हो? जादूगरनी जी, मुझे तो चांदी वाला गाउन चाहिए, क्योंकि मैं स्वस्थ होकर बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करके उनकी दुआएं पाना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। सचमुच पायल, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इतना बोलकर वो जादूगरनी एक परी में बदल जाती है और बोलती है, पायल, तुमने चांदी वाला गाउन चुना है, इसीलिए मैं अपने असली रूप में आ गई। मुझे एक बहुत बड़ी जादूगरनी ने परी के रूप के बदले में सिर्फ एक नाम की जादूगरनी के रूप में बदल दिया था। मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। उसने मुझे श्राप भी दिया था कि जब तक कोई भी चांदी के गाउन को नहीं चुनता, तब तक मैं अपने परी वाले रूप में वापस नहीं आ सकूंगी। तुम पहली लड़की हो जिसने चांदी वाला गाउन चुना, नहीं तो आज तक सभी ने सोने वाला गाउन चुना, और उसके बाद मैंने उनको वो गाउन नहीं दिया। धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपने परी वाले रूप में वापस आ चुकी हूँ, इसीलिए तुम सोने और चांदी दोनों गाउन को लेकर जा सकती हो। जादुई चांदी का गाउन तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा और दूसरा सोने का गाउन तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। जाओ, खुश रहो। परी की बातें सुनकर पायल खुश हो जाती है और अपने साथ जादुई सोने और चांदी का गाउन लेकर आ जाती है। जादुई चांदी के गाउन से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जादुई सोने के गाउन से बहुत सारी धन दौलत मांग लेती है और अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब इन सब की खबर पार्वती को लगती है तो वो अचानक पायल के अमीर होने का राज पता करने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है और खिड़की से उसे जादुई सोने के गाउन से बात करते देख लेती है और धन दौलत मांगते हुए देख लेती है। उसे देखकर पार्वती के मन में लालच आ जाता है। वो चुपके से पायल के घर के अंदर चली जाती है और चुपके से सोने का गाउन चुरा कर अपने घर लेकर आ जाती है और बोलती है, हे जादुई गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मैं पायल से अमीर होना चाहती हूँ। पार्वती के इतना कहते ही जादुई गाउन से बहुत सारे पत्थर निकलने लग जाते हैं और पार्वती के ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़ने लग जाते हैं। ये देखकर पार्वती जादुई सोने के गाउन से माफी मांगती है, जिसके बाद वो जादुई सोने का गाउन वहाँ से उड़कर पायल के पास चला जाता है। दूसरी तरफ पार्वती को उसके किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो कभी भी पायल को परेशान करने की कोशिश नहीं करती। दूसरी तरफ पायल जादुई सोने और चांदी के गाउन की मदद से अपनी हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।